राधे राधे। हेलो एवरीवन। लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। अमायरा घूर के तंश को देख रही थी। वह तंश की तरफ झुकते हुए उसे शक भरी आंखों से देखकर बोली, क्या सच में तुम डांस करोगे? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तंश का हाथ उसके पीठ पर था और अमायरा ने उसके ऊपर बैठकर उसके हाथ को कस के पकड़ा हुआ था। अमायरा की आंखों में शक नजर आ रहा था। तंश एकदम से पीछे पलटा और अमायरा को अपनी आगोश में लेते हुए इंटेंस आवाज में बोला, करूँगा ना तुम्हारे लिए डांस, पर सिर्फ तुम्हारे लिए। एक डर्टी डांस, पर वहाँ पर सिर्फ मैं और तुम होंगे। तब मैं तुम्हारे लिए पोल डांस भी करूँगा। अगर तुम कहोगी तो कपड़े भी उतार दूँगा। अमायरा के गोल गाल लाल होने लगे, पर वह गुस्से में तर्ज के हाथ पर मारते हुए उठकर बैठ गई। फिर वॉशरूम में अंदर की तरफ जाते हुए मुंह बनाकर बोली, देखते हैं क्या उखाड़ लेते हो तुम आज। दरवाजे के पास पहुंचकर वह मुड़कर तंश को मजाकिया मुस्कान के साथ देखने लगी, जैसे उसे चैलेंज कर रही हो। तंश उठकर बैठ गया। उसने चैलेंजिंग आवाज़ में कहा, अगर मैं जीत गया तो मुझे क्या मिलेगा? अमेरा वॉशरूम के दरवाजे को खोलते हुए डेविल स्माइल करके बोली, भाई जो तुम चाहते हो, मैं तुम्हारी कोई 3 बातें मानूंगी। तंश के होठों पर जहरीली मुस्कुराहट आ गई और वो खुद से बोला, इंटरेस्टिंग। उसके चेहरे पे बहुत ही खतरनाक एक्सप्रेशन थे। कुछ देर बाद विला के लिविंग रूम में अमायरा सोफे पर किसी रानी की तरह बैठी हुई थी। उसने तंश की लोअर शर्ट पहनी हुई थी और उसके अगल बगल तकिए रखे हुए थे। उसकी गोद में स्माइली बैठी हुई थी। वह भी एक छोटी रानी की तरह लग रही थी। उसके हाथ में चिप्स का बड़ा सा पैकेट था। वह खुद भी खा रही थी और अमायरा को भी खिला रही थी। उसके सामने पूरी जगह खाली थी। वहाँ पर तंश अपने हाथ बांधकर खड़ा था और उसने वाइट कलर का शर्ट पहना था, जिसके आगे के 2 बटन खुले थे, और ब्लैक कलर का डेनिम जीन्स। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें इस तरह ब्लू कलर की थी, जो कि उसकी असली आंखें थीं। अमायरा अपने हाथ में पकड़े गिफ्ट को घुमाते हुए डेविल स्माइल करके तंश को घूरते हुए बोली, क्या हुआ? क्या तुम डांस नहीं करने वाली? मुझे तो पहले ही पता था तुमने कुछ नहीं होगा। कहकर वह मजाकिया नज़रों से तंश को देखने लगती है। वो तंश की आंखें छोटी हो गईं। स्माइली एक चिप्स को पैकेट से निकालकर अपने मुंह में डालते हुए बोली, डैडी नंबर 4, आज दादू से आपकी पिटाई होगी क्योंकि आपने कूल मम्मा को डांटा। अगर आप चाहते हैं स्माइली शिकायत ना करे तो आप डांस कीजिए और हम मज़े करेंगे। तंश दोनों लड़कियों को हाथ बांधे घूर रहा था। वह स्माइली को ज़्यादा घूरता है क्योंकि वह जानबूझकर धीरे धीरे अपने चिप्स को खा रही थी, ताकि उसका चिप्स काफ़ी लेट ख़त्म हो और उसे जल्दी नींद भी ना आए। अमायरा रिमोट से गाना लगा देती है। अगले ही पल पूरे लिविंग रूम में छम्मा छम्मा वाला गाना बजने लगता है। तंश अपनी जगह पर खड़ा था क्योंकि वह एक सख्त पर्सनैलिटी वाला इंसान था। उसके लिए यूं ही किसी के सामने नाचना बहुत अजीब था। पर एक गाना ख़त्म हो जाता है। अब साकी साकी गाना चल रहा था और तंश चुपचाप खड़ा था। अब अमायरा मुँह फुलाकर बोली, क्या तुम डांस करने वाले हो या नहीं? बहुत रात हो गई है, हमें सोना भी है। अमायरा दूसरे सोफे पर हर्ष को बैठे देखते मुंह बना देती है, क्योंकि वह उससे बात नहीं कर रही थी। हर्ष ने उसे काफ़ी कुछ सुनाया था। इस्माइली हर्ष को देखती है और उसे सामने की तरफ इशारा करके बोली, डैडी नंबर 1, आप भी डैडी नंबर 4 के साथ डांस कीजिए। हर्ष तो तंश के मज़े ले रहा था। अचानक इस्माइली की बात सुनकर उसे बुरी तरह खूंदते हुए बोला, अपना मुंह बंद रखो, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हें यह सब किसने सिखाया होगा। उससे दूर ही रहो वरना तुम भी बिगड़ जाओगी। कहकर वह घूर कर अमायरा को देखता है। अमायरा हर्ष की तरफ अपनी जहरीली नज़र डालकर बोली, पीठ पीछे क्यों बोल रहे हो? मुंह पर कहिए ना। या हिम्मत नहीं हो रही है आपको? तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे पता चला कि शिमला में आपने क्या क्या गुल खिलाए थे। मुझे पता चला वहाँ पर 2-2 लड़कियाँ आपके पीछे पड़ी हुई थीं। क्या पता आपने उनके साथ क्या क्या किया है। हर्ष गुस्से में स्माइली को देखकर बोला, मना किया था ना कुछ भी कहने को, पर तुम्हारे पेट में बात पचती नहीं है और वह मेरे अंडर काम करती है। क्या
आप आर्मी के बेस पर लड़के ही होंगे। अमायरा और स्माइली दोनों ही उसे इग्नोर करके अजीब सा मुंह बना लेती हैं। हर्ष की इरिटेशन होने लगी। वह वहाँ से जाने को ही उठा, उससे पहले ही तंश उसे घूरते हुए अपनी एक जेब में हाथ डालकर कोल्ड वॉइस में बोला, बिग ब्रदर, शायद भूल गए हैं आप। आपने मुझे कहा था कि अगर मैंने हेल्प की तो आप उसके बदले में जो चाहूँगा वह मिलेगा। तो मुझे अकेला छोड़कर कहाँ भागने का प्लान है? अगर मैं मरूंगा तो आपको भी साथ लेकर जाऊंगा। हर्ष उसे बुरी तरह से घूरते हुए बोला, तुम चाहते हो मैं तुम्हारी बीवी के सामने मुजरा करूं? तुम अपनी बीवी के पीछे वाले को इसलिए मुझे पागल मत बनाओ। तुम तो पागल हो चुके हो। पर हर्ष जानता था कि तंश उसके सामने अपना फ़ोन करते हुए डेविल स्माइल कर रहा था। हर्ष की आंखें कठोर होने लगती हैं। वह गुस्से से तंश को देखता है, पर तंश को कोई फर्क नहीं पड़ा। अमायरा और स्माइली एक दूसरे को देखती हैं। स्माइली चिप्स खाते हुए बोली, मम्मा, स्माइली को नींद नहीं आ रही है। डैडी कब डांस करेंगे? अमायरा इस बार हल्के गुस्से से बोली, सो मिस्टर तीजे, तुम शर्त हार चुके हो और अब हम सोने जा रहे हैं। वह उठकर स्माइली को लेकर जाने लगी, मगर तभी एक दूसरा गाना बजने लगा। अमायरा स्माइली के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर सोफे पर जाकर बैठ सामने का नज़ारा देखते हुए चिप्स खाते हैं। ये ज़माना है नया, ये तराना है नया, हमें मिला के जो लिखा, हमने मिल के जो लिखा, वह फसाना है नया। अमायरा ने देखा सामने तंश और हर्ष साथ में डांस कर रहे हैं। अमायरा और स्माइली की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। दोनों ही अपने चिप्स खाने इस वक्त भूल चुकी थी और दोनों अपनी जगह पर पत्थर की तरह जम गई थी। तंश और हर्ष की पीठ आपस में चिपकी हुई थी और दोनों के हाथ उनके सीने पर बंधे हुए थे। घुंघरू टूट गए, बजट साज रुके, अपने आगे यहाँ तब तो ताज झुके। तंश अमायरा के पास आता है तो अभी भी शौक में थी। उसने अमायरा के हाथ को पकड़ लिया और अपनी एक आईब्रो के ऊपर करके उसे देखता है। फिर अमायरा की एक उंगली को अपने मुंह पर डालकर काट देता है। उसकी इस हरकत से अमायरा होश में आई तो तंश डेविल स्माइल करते हुए उसके होठों पर एक किस करके गाने लगा, तेरी इस महफिल का रंग बदल देंगे हम, तेरी इस महफिल का रंग बदल देंगे हम। स्माइली टेबल पर खड़ी होकर हर्ष के ही पर्स से पैसे निकालकर उसके ऊपर उड़ा देती है। ये देखकर हर्ष उसे बुरी तरह घूरता है। यूं ही मस्ती में आज संग जरा नाच जरा। अमायरा भी अपने पर्स रखे 100 की नोटों को किस करते हुए उसे तंश की जेब में रख देती है। फिर एक आंख मार देती है। ऐसे लग रहा था जैसे वो उसे टिप दे रही हो। तंश उस 100 के नोट को जेब से निकालकर उसे किस करता है और फिर उसे अमायरा के पास ही रख देता है। तंश डेविल स्माइल करके अमायरा को देखते हुए हर्ष के पास खड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे के कंधे में कंधा लड़ाते हुए आगे गाते हैं, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। हर्ष टेबल के पास बैठता है। उसके सोफे से एक पिलो उठाकर उसे अमायरा को स्माइली की तरफ फेंक देता है और एटीट्यूड में कहता है, हम जो काम करें वो खुलेआम करें, हम लोग यहाँ हैं यूं ही बदनाम करें, हमको लोग यूं ही बदनाम करें। अमायरा गुस्से में उसे देखती है और फिर पिल्लो हर्ष की तरफ फेंक देती है, मगर बीच में तंश उस पिल्लो को पकड़कर अमायरा के करीब बैठते हुए कहता है, हम जो काम करें वो खुलेआम करें, हमको लोग यूं ही बदनाम करें। तंश अमायरा के हाथ को अपने खुले सीने पर रख देता है, फिर उसकी तरफ थोड़ा झुकते हुए एकदम से उसके पीछे से अपने पर्स को निकाल लेता है जो कि अमायरा ने छुपा हुआ था। अमायरा उसे हर्ष को दे देती है। फिर तंश उसके हाथ को पकड़कर आगे कहता है, ओ मेरी जाने जिगर, हमको सबकी खबर, कोई भी बच ना सके इतनी तेज़ नज़र। हर्ष और तंश एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्टाइल में मुड़ते हुए गाना गाते हैं, हम जहाँ यार गए बाजी मार गए, अपनी जीत हुई दुश्मन हार गए, अपनी बातों पे ना कोई यकीन करे।
अमायरा और स्माइली दोनों टेबल पे खड़ी हो जाती हैं। दोनों के ही हाथ में ढेरों सारे पैसे थे जो उन्होंने वहीं इकट्ठे किए थे। अमायरा बहुत चालाक थी। उसने पहले से ही रिकॉर्डिंग करने के लिए एक हिडन कैमरा भी छुपा रखा था। इसके बारे में ना हर्ष को पता था और ना ही तंश को। अमायरा उन पर 100-100 के नोट उड़ा रही थी। तंश अपना लेफ्ट हैंड आगे करता है और हर्ष अपना लेफ्ट हैंड, दोनों ही एक साथ खड़े होते हैं और हल्का सा मूव करते हुए। दोनों की एक डांस करना बड़ी बात नहीं थी क्योंकि चारों भाई अकेले में काफ़ी कुछ करते थे। हाँ, अपनी बातों पे ना कोई यकीन करे। हाँ, अपनी बातों पे ना कोई यकीन करे। हम तो कहते हैं 2 और 2 5 भला। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। स्माइली जल्दी से टेबल के नीचे कूद गई। अमायरा उसे कुछ इशारा करती है तो स्माइली भागते हुए अंदर गई। वहाँ पर अमायरा ने पहले ही पतले पतले पर्दों के दुपट्टे बना रखे थे। स्माइली उन्हें उठा लाती है और टेबल पर चढ़कर हर्ष के गले में डाल देती है, फिर तंश के गले में। हर्ष उसे दुपट्टे का गमछा समझकर उसका ही सिरा पीछे करता है और तंश उसे कंधे पर अपना एक हाथ रखकर हल्का सा मुस्कुराता है। कोई हमें प्यार करे, कोई जान निसार करे, हाय देख के हमको तो कहते हैं लोग भला। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। हर्ष अपने बालों में हाथ फेरते हुए जैसे ही थोड़ा सा पलट कर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। दरवाजे पर कई सारे लोग खड़े थे जिन्हें देखकर वह अपनी जगह पर जम गया था। वो या बोले तो कहें उसकी इज्जत का आज कबाड़ा हो गया था। वह जल्दी से अपने गले में बंधे दुपट्टे को निकाल कर फेंक देता है और चुपचाप खड़ा हो जाता है और तंश ने अभी तक पीछे नहीं देखा था। स्माइली की नज़र दरवाजे पर गई तो उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर वो हंसने लगी। वह अमायरा को दरवाजे की तरफ इशारा करती है मगर अमायरा उसके इशारे को नहीं समझती। वह तंश के ऊपर पैसे उड़ा रही थी और वो तंश के दुपट्टे को पकड़ लेती है जो उसके गले में टंगा था। उसी वक्त गाना बदल जाता है और बजने लगता है, चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे क्या है। अमायरा के हाथ में दुपट्टा का एक सिरा था और आधा दुपट्टा तंश के गले में था। दोनों डांस कर रहे थे। अमायरा दुपट्टे को अपनी तरफ थोड़ा सा खींच रही थी। तंश एकदम उसकी तरफ आ जाता है। अमायरा अपने आईब्रो ऊपर करके गाती है, कुकू कुकू कुकू, चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे। तंश सिर्फ अमायरा को देख रहा था जो टेबल के ऊपर चढ़ी थी और उसके दुपट्टे को पकड़ रही थी। उसकी शर्ट के 2 बटन खुले थे। तंश मस्ती में उसकी तरफ बढ़ते हुए अपनी शर्ट के और भी बटन खोलता है और अमायरा के हाथों को अपने सीने पर रख के अपने उसके कंधे पे मारते हुए आँख मारते हुए गाता है, ओह चोली के पीछे दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा, चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा, ये दिल मैं दूंगा मेरे यार को, प्यार को। दरवाजे के पास खड़े इंसान जब तंश की ये हालत देखते हैं तो अपनी जगह पर जम जाते हैं। वो सभी फिर से एक दूसरे को देखते हैं। हर्ष वहाँ से गायब हो चुका था। वह इस वक्त भागकर गार्डन में आया था और अपने सीने पे हाथ रखकर दांत पीसता है और बोलता है, आज तक मैंने कभी भी इतना एम्बेरस महसूस नहीं किया। पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है और वह भी इतने सारों लोगों ने देखा। आज ही मैं कमांडर से बात करके एक नया मिशन हाथ में लेता हूँ ताकि कुछ वक्त के लिए मैं लोगों की नज़रों से दूर रहूँ। पता नहीं अब क्या होगा। वह एक ठंडी आह छोड़ता है और उसके माथे से पसीना निकल रहा था। फिर वह दरवाजे की तरफ देखता है। वहाँ पर कुछ आर्मी ऑफिसर्स की कार खड़ी थी। वह उनकी तरफ बिल्कुल नहीं जाता बल्कि अंधेरा का फ़ायदा उठाकर पिछले छिपते हुए गार्डन की बाउंड्री को पार करके भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड पर किसी अनजान इंसान ने हमला किया था, लेकिन केवल ने इस सिचुएशन को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लिया था मगर वह समझ नहीं पा रहा था कि ये लोग हैं कौन। उसे जो भी सुराग मिल रहे थे वे सब जिंदल खानदान की तरफ इशारा कर रहे थे, इसलिए वो थोड़ा टेंशन में था। इस वक्त केवल कार ड्राइव करते कहीं जा रहा था। अचानक उसकी कार के सामने एक लड़की आ जाती है तो वो एकदम से कार को रोक देती है। केवल हल्का सा घबरा गया कि कहीं एक्सीडेंट में कुछ हो तो नहीं गया। वह कार से निकलकर जैसे ही बाहर देखता है, चेक करता है, उसके सामने ज़मीन पर पड़ी लड़की को देखकर कहा, शुगर तुम? शुगर इस वक्त ज़मीन पर अपने पैर को पकड़कर बैठी हुई थी। वह अपना सर ऊपर करके एक्सप्रेशनलेस भाव में केवल को देखती है। शुगर वही लड़की थी जिसका इलाज तनिष ने किया था।
शुगर खड़ी हुई और केवल को घूरते हुए बोली, केवल कि बच्चे, क्या तुम मुझे मार देना चाहते हो? आजकल तुम्हारे पर निकल आए हैं, तभी तो तुमसे मिलने के लिए मुझे इतना कुछ करना पड़ा। मुझे मेरी बेबी से मिलना है। कहाँ है मेरी प्यारी डार्लिंग? उससे बोलो उसकी शुगर आई है। यह सुनकर केवल हंसते हुए बोला, तुम्हारी प्यारी हमारा बेबी को चंदल खानदान के सबसे छोटे बेटे ने चुरा लिया है। यह सुनते ही शुगर की आंखें छोटी हो गई। केवल उसे सब कुछ बता देता है तो वह एक जोरदार लात उसकी कार पे मारते हुए बोली, मैं इस चंदल खानदान को छोड़ूंगी नहीं। उन्होंने मेरी बेबी को चुरा लिया है। अब मैं उनके बेटे को सबक सिखाऊंगी। मैंने सोचा था कि मैं तनिष्क के सामने कभी ना जाऊंगी, पर लगता है मुझे तनिष्क डार्लिंग के पास जाना ही होगा। कहते ही वह डेविल स्माइल करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ विला के अंदर तंश अभी भी चोली के पीछे क्या है वाले गाने पर डांस करते हुए धीरे धीरे अमायरा की तरफ बढ़ रहा था। उसे कोई खबर नहीं थी कि उसके आसपास कितने सारे लोग मौजूद हैं। वहीं अमायरा की नज़र अचानक दरवाजे पर गई तो वह अपनी जगह पर ही जम गई। गाना बज रहा था बेगम बगैर बादशाह की, क्या है, बेगम बगैर बादशाह की, सॉरी, किस काम का, बादशाह बगैर बेगम किस काम का, तेरी मर्जी तू जाने मेरी मर्जी मैं जानूं। गाना बज रहा था। इस्माइली और अमायरा टेबल पर खड़ी हुई थी। दोनों ने ही दरवाजे के पास खड़े सभी लोगों को देख लिया। इतने सारे लोगों को देखकर अमायरा के रोंगटे खड़े हो गए। वह इस्माइली को देखती है जो अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस रही थी। तंश धीरे धीरे अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। वह पूरे रोमांटिक मूड में था। उसे फर्क नहीं पड़ रहा था अब गाना बज रहा है। वह अपने गले में बंधे दुपट्टे को निकालकर उसे अमायरा के कमर पे फंसा लेता है और उसे अपने करीब खींचते हुए अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर रखते हुए उसे बटन खोलने का इशारा करता है। हमारा फीकी मुस्कुराहट से उसे देखने लगती है। हमारा उसके सीने का हाथ हटाकर अनजान बनने का नाटक करती है और सोफे पर कूदकर बैठ जाती है। अमायरा उसे फीकी मुस्कुराहट से देखने लगती है और उसके सीने से हाथ हटाकर अनजान बनने का नाटक करती है और सोफे पर कूदकर बैठ जाती है। ये देखकर तंश उसके पास जाकर उसके गालों पर किस कर देता है। फिर उसकी कलाई को पकड़कर उसे खड़ा कर देता है। उसने दुपट्टे को अपने गले में डाला और उसका एक सिरे पकड़कर उसे अपने और अमायरा के सर से ढक दिया। वहीं दरवाजे के पास खड़े लोगों की आंख एकदम से बड़ी हो गई। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे। इस्माइली अपनी आंखों पर उंगली रख लेती है, फिर बीच में उंगली हटाकर सामने देखने लगती है। अमायरा जल्दी से तंश से दूर हटकर वहाँ से जाने लगती है, मगर तंश उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। फिर दुपट्टे को नीचे करके अपने दोनों हाथ से हार्ट शेप बनाकर आईब्रो को ऊपर करता है। ओह, चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा। वहाँ यही गाना बज रहा था और तंश अमायरा की कलाई को पकड़कर डेविल स्माइल करके बोला, वाइफी अब क्यों भाग रही हो? तुम तो चाहती हो ना मैं डांस करूं? तो उसके कमरे में हाथ डालता है और उसे किस कर लेता है। वह धीरे धीरे अपने बाकी के बटन खोलने लगता है। उसके शर्ट के सारे बटन खोल चुके हैं। अमायरा तिरछी नज़र के दरवाजे के पास देखती है और फिर वह जल्दी से तंश का गुस्सा दूर करते बोली, छोड़ो मुझे। वह स्माइली को लेकर भागने वाली थी, मगर तंश उसे नहीं जाने देता। तभी गाना बदलता है। ओह लैला तेरी, ओह लैला तेरी, ओह लैला तेरी ले लेंगी तू लिख के ले ले, ओह लैला तेरी ले लेगी तू लिख के ले ले। तंश पूरे मूड में आ चुका था क्योंकि उसे लग रहा था कि वहाँ पर कोई नहीं है। वह अपनी शर्ट को उतार देता है और अमायरा अपना सिर पीट लेती है। वह आंखों ही आंखों में तंश को बाहर का तरफ इशारा करती है, पर तंश उसकी बात को इग्नोर करके अपनी शर्ट को अमायरा के ऊपर फेंक देता है। वह अमायरा को घुमाते हुए उसके हाथों पर अपने गालों को रखा और फिर धीरे धीरे उसकी तरफ झुकते हुए वह अमायरा के हाथों पर अपने सीने पर रखकर नीचे की तरफ बढ़ने लगा। अमायरा की आंखें और बड़ी हो गईं। अंग लगा ले, अंग लगा दे रे, मुंह के रंग लगा दे रे, अंग लगा दे रे। तंश अमायरा को गोल गोल घुमाते हुए उसे अपनी इंटेंस नज़रों से देखता है।
अमारा किसी तरह अपना हाथ छुड़ाकर भागते हुए बोली, हे भगवान, ये आदमी क्या कर रहा है? इसे पता भी है आज इसकी इज्जत का फलूदा बन गया है। पर उसने धीरे से कहा था, लेकिन तंश नहीं सुन पाया क्योंकि वहाँ लाउड स्पीकर में गाना बज रहा था। तंश अमायरा को सोफे पर गिरा देता है। उसने अपने ही गिलास उठाया और उसे अमायरा के हाथों में पकड़ते हुए धीरे धीरे अपने सर पर डालने लगा। फिर से उसने अपने का ग्लास उठाया और उसे अमायरा के हाथों में पकड़ाते हुए धीरे धीरे अपने सर पर डालने लगा। पानी उसके चेहरे से होते हुए उसके खुले बाइसेप और ट्राइसेप पर गिर रहा था। यह सीन थोड़ा हॉट था। रात बंजर सी है, काला खंजर सी है। रात बंजर सी है, काला खंजर सी है। अमायरा पीछे की तरफ खिसकती है तो तंश उसके आगे की तरफ खिसक आता है। तंश की नज़रें सिर्फ अमायरा की आंखों पर थी। पानी अभी भी धीरे धीरे तंश के ऊपर गिर रहा था। वहीं दुपट्टा रखा हुआ और तंश उसे उठाकर खुद को और अमायरा को ढक लेता है। तेरे सीने की लौ मेरे अंदर भी है, तू हवा दे, इससे तो मेरा तन जले। दरवाजे के पास खड़े इंसान अब अपनी शॉक्ड हो गए थे कि उनके हाथ में जो राइफल थी वह छूटकर जमीन पर गिर गई। कुछ आर्मी ऑफिसर्स की राइफल सीधा उनके पैर के ऊपर गिरी थी। उन्हें बहुत ज़ोर से लगी थी और वो अपना पैर पकड़कर उछलने लगे, पर उनकी नज़र अभी भी सामने सोफे पर थी। राइफल गिरने की आवाज़ काफ़ी तेज़ थी। स्माइली अब खड़ी होकर तंश की तरफ ही देख रही थी। वह भागते हुए मिस्टर जिंदल के पास गई और एक्साइटेड होकर बोली, दादू, स्माइली को 2-2 नोट चाहिए। मिस्टर जिंदल हैरान थे। स्माइली उनके हाथ को पकड़कर लटकने लगी और उनके पॉकेट में चेक करने लगी। मिस्टर जिंदल अभी भी अपनी जगह पर जमे हुए थे तो राइफल दूसरे ऑफिसर के पास जाकर बोली स्माइली दूसरे ऑफिसर के पास जाके बोली, रवि भैया, आप स्माइली को 2-2 नोट दीजिए ना। रवि शौक था। इसी शौक में आकर उसने अपना पास निकाला और कुछ पैसे स्माइली को दे दिए। स्माइली भागते हुए गई और टेबल पर वापस चढ़कर तंश के ऊपर पैसे उड़ाते बोली, कूल कूल डांस। अमायरा होश में आई और तंश को धक्का दे देती है क्योंकि उसे अपनी इमेज की बहुत परवाह थी। फिर उसने बाल सही करते हुए गुस्से में तंश को देखते बोली, तंश दुपट्टे में उसकी कमर फंसा कर बोला, कहाँ जा रही हो वाइफी? अमायरा इस पर डबल स्माइल करके बोली, क्या तुम चाहते हो तुम्हारी इज्जत का फलूदा होते हुए मैं देखूं? वह क्या है ना, जिस फ्लोर में तुम्हारी इज्जत का फलूदा बनेगा ना, वह फ्लेवर मुझे पसंद नहीं है। जिस फ्लेवर में तुम्हारी इज्जत का फलूदा बनेगा, मुझे वह फ्लेवर पसंद नहीं है। गाना अभी भी बज रहा था। तंश आगे बढ़ता तभी मिस्टर जिंदल अपने गले को साफ करते हुए भारी आवाज़ में बोले, हाँ, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज़्यादा टैलेंटेड हो। यह आवाज़ बहुत तेज़ थी जो गाने को भी दबा रही थी। तंश अपनी जगह पर जम गया। उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था। अमायरा अपने होठों को दबा रही थी। पता नहीं वह घबराई थी या अपनी हंसी को रोक रही थी। तंश अपनी जगह से बिल्कुल भी हिला नहीं रहा। उसकी मुट्ठी धीरे धीरे कस के बंद होने लगी। स्माइली ताली बजाकर हंसते बोली, अब बनेगा डैडी नंबर 4 की इज्जत का फलूदा, वह भी टेस्टी टेस्टी। सभी लोग विला के अंदर आ जाते हैं। मिस्टर जिंदल के साथ कई सारे आर्मी ऑफिसर्स थे। कुछ सीनियर थे तो कुछ जूनियर थे, पर सभी शौक थे। वो तब ज़्यादा शौक हुए जब उन्होंने तंश के सीने पर अमायरा के नाम का टैटू देखा, वो भी एक नहीं 3-3, क्योंकि तंश हमेशा से डोमिनेटिंग इंसान था। वह किसी से बात नहीं करता था और हमेशा गुस्से में रहता था। आर्मी में ज़्यादातर लोग उसे डरते थे, खासकर उसके गुस्से से। पर उन सब ने पहली बार तंश को इस तरह देखा था, जो डांस कर रहा था, वह भी ऐसे गानों पर। कमांडर एंड चीफ अपने गले को साफ करते हुए आसपास पड़े पैसों को देखते हैं जो तंश पर उड़ाए गए थे। उन्होंने तंश को घूरते गया, सॉरी कर्नल, मैं पैसे नहीं लाया, वरना तुम्हारी नज़र उतारकर मैं गरीबों में बांट देता। तंश गुस्से में उन्हें घूर रहा था। उसकी नज़र बहुत ही ज़्यादा जानलेवा थी। एक पल के लिए तो चीफ भी उसे डर गए। तंश उन सबको गुस्से में घूरते बोला, आप सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यह मेरा पर्सनल विला है। इन आर्मी ऑफिसर्स के बीच मनीषा भी थी और श्रद्धा भी।
श्रद्धा इसलिए आई थी क्योंकि वह इस्माइली को बचाकर महान बनना चाहती थी। श्रद्धा तंश को ऐसे देखकर गिरने वाली थी, मगर मनीषा ने उसे थाम लिया। श्रद्धा के तो पैरों तले जमीन घिसक गई थी। वह हकलाते हुए मनीषा से बोली, मैंने तो सुना था तंश बहुत बुरा है और गुस्से वाला है। वह घर में किसी को नहीं सुनता। इस फैक्ट मिस्टर जिंदल ने से भी लड़ाई हो जाती है उसकी। पर यह अमायरा है क्या चीज़? मनीषा कोल्ड नज़रों से अमायरा को ऊपर से नीचे तक देखती है। उसने अमायरा के बारे में काफ़ी कुछ पता लगा लिया था। वही अमायरा की नज़र जैसे श्रद्धा पर गई तो उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने देखा श्रद्धा तंश की बॉडी को घूर रही है। ये देखकर उसकी आंखों में जलन नजर आने लगी। वह आसपास देखने लगी तो उसे कुछ ही दूर पर तंश की शर्ट पड़ जाती है। उसने पहले ही एक आर्मी ऑफिसर से तंश का पर्सनल असिस्टेंट रह चुका था आर्मी में। वह जल्दी से शर्ट को उठाकर और तंश के पास जाकर उसे देते हुए हल्का शर्मा कर बोला, सर। तंश उसे गुस्से से घूरता फिर शर्ट को लेकर उसे पहनने लगा। तभी मिस्टर जिंदल तंश के ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, तुम अपनी इज्जत तो पहले ही नीलाम कर चुके हो, अब इसे पहनने का क्या फ़ायदा? तंश को देखकर पता ही नहीं चल रहा था कि वह एम्बेरस है या नहीं, क्योंकि उसने अपने एक्सप्रेशंस छुपाए हुए थे। पर वह थोड़ा अजीब भी फील कर रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वहाँ लगभग 30 से 40 आर्मी ऑफिसर्स थे और सब उसे देख रहे थे। तभी जय और तनिष भागते हुए अंदर आ जाते हैं। तनिष दांत पीसते बोला, बस इन्हीं की कमी थी। अभी भी अंग लगाते वाला गाना चल रहा था। हमारा जल्दी रिमोट से बंद कर देती है गाने को और अपनी हंसी को रोकने लगती है। तंश उसे गुस्से में देखता और दांत पीस कर बोला, वाइफी, मेरी इज्जत उछालने का बहुत मज़ा आ रहा है ना तुम्हें? इसका बदला तो मैं तुमसे ले करूँगा, याद रखना। हमारा भोला सा चेहरा बनाकर बोली, पर मैंने क्या किया? तुम्हें ही तो डर्टी डांस करना था और मैंने अभी तक तुम्हें माफ़ नहीं किया है, समझे? तंश शौक से भरा था क्योंकि एक तो बेचारी की इज्जत उछल चुकी थी और उसकी बीवी कह रही थी कि उसने अभी तक उसे माफ़ नहीं किया है। जय के होठों पर डेविल स्माइल थी क्योंकि उसने शुरू से ही सब देखा था, क्योंकि रवि वीडियो कॉल में उसे उन्हें सब दिखा रहा था। जय जमीन पर पड़े दुपट्टे को उठाकर डेविल स्माइल करके तंश को छेड़कर बोला, चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे। तंश उसे गुस्से में पकड़कर मारने ही वाला था कि तभी कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। तभी पीछे पलट कर देखा तो इस बार अमायरा शॉक होकर अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और बोली, डैडी। दरवाजे के पास केवल शुगर, मिस्टर एंड मिसेस रायचंद भी खड़े थे। वे अभी सभी शॉक थे। शुगर जल्दी होश में आकर गुस्से से बोली, क्या जीजा जी, आप मेरी अम्मू डार्लिंग को ऐसे डटी डटी डांस करके सीड्यूस कर रहे थे ताकि वह मुझे छोड़कर आपके पास आ जाए? इतना कहकर वह भागते हुए गई और अमायरा को कस के पकड़ लिया। तनिष्क उसे यहाँ देखकर हैरान था। मिस्टर रायचंद तो तनिष को देख रहे थे, जो अपने बालों में हाथ फेरते हुए इधर उधर देख रहा था। उसके कान थोड़े थोड़े लाल होने लगे थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि अब उसे थोड़ी सी शर्म आ रही थी। शुगर तनिष के लाल कानों को देखते हुए छिड़ते हुए बोली, ओ जीजा जी, आप तो शर्म आते भी हैं। जब आप अश्लीलता का साथ डांस लगा दे गाने पर नाच रहे थे तब आपको शर्म नहीं आई, पर मैं बोल रही हूँ, अम्मू रहेगी मेरी ही गर्लफ्रेंड। आप चाहे जितने कपड़े उतार कर नाच ले, मेरी अम्मू सिर्फ मेरी है। कहकर वह अमायरा के गालों पर किस कर देती है। सभी फिर से हैरान हो जाते हैं। मिस्टर रायचंद आगे आते हुए वो तंश को घूरते हुए देखकर पूछते, यह सब क्या था? हमारा को भी थोड़ी सी शर्म आ रही थी क्योंकि यहाँ पर लगभग पूरा खानदान इकट्ठा हो चुका था और इतने सारे आर्मी ऑफिस भी आ चुके थे। मिस्टर जिंदल इस बार कड़क आवाज में तंश से बोले, तंश, ये सब क्या है? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? इस्माइली यहीं पर है और तुम ऐसी अश्लील हरकतें कर रहे थे, उस पर क्या असर पड़ेगा? मिस्टर रायचंद भी गुस्से में तंश को देखते हुए बोले। पहले किसने बोला? मिस्टर जिंदल ने। अच्छा। अब मिस्टर रायचंद गुस्से में बोले, हमारा तो घर पर थी, पर यहाँ कैसे पहुँची? क्या तुम उसे यहाँ जबरदस्ती लेकर आए हो? इस्माइली आग में घी डालते हुए एक्साइटेड होकर बोली, नानू, डैडी नंबर 4 ने कहा था अगर वो कूल मम्मा चाट लेंगे तो इस्माइली भी
भाई मिलेगा, इसलिए स्माइली जब सो रही थी तो डैडी मम्मा को उठा कर ले आए, पर भाई तो अभी तक नहीं मिला। अमायरा जल्दी से स्माइली के मुंह पर हाथ रखकर उसे आगे बोलने से रोक देती है। मिस्टर जिंदल, मिस्टर रायचंद और जय तंश को छोड़कर खड़े थे, पर तनिष्क को शुगर को घूर रहा था, वह भी गुस्से से। तंश भी शुगर को ही घूर रहा था, लेकिन तंश यहाँ से जाने का तरीका भी सोच रहा था, क्योंकि उसे काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा था। हमारा को लगा इसका हस्बैंड कुछ ज़्यादा ही फंस चुका है, तो वो मिस्टर रायचंद को समझाते बोली, डैडी वह मैंने ही। तभी मिस्टर रायचंद उसे बीच में रोककर गुस्से से बोले, ऐसे अश्लील लड़के को तो मैं अपनी बेटी कभी नहीं दूंगा, हमारा घर चलो। तंश की आंखों में अब जानलेवा इरादे नजर आने लगे। मनीषा अपने हाथ बांधकर डेविल स्माइल के करते हुए मन में बोली, इस लड़की ने तो तंश को चोरू का गुलाम बना रखा है। अगर तंश इसके लिए डांस कर सकता है ना, वह भी अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर, तो जो हॉस्पिटल में था वह सब क्या था? क्या वह मेरे सामने लड़ने का नाटक कर रहा था? इतना कहते उसकी आंखों में नफरत नजर आने लगी। पर तंश जैसे ही मनीषा को देखता है, वह अपनी मुट्ठी कस के बंद कर लेता है। मिस्टर रायचंद आगे बढ़कर अमायरा का हाथ पकड़ लेते हैं। तंश को सभी घूर रहे थे, जो मनीषा को घूर रहा था। मनीषा सुबकते हुए तंश को देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि मनीषा के दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा है। उसके बाद मनीषा अमायरा को अजीब नज़रों से देखने के बाद स्माइली को देखने लगी। तंश अपनी मुट्ठी कस के बंद कर लेता है। तंश एक्सप्रेशनलेस भाव से सभी को घूरते हुए गुस्से में बोला, आप सबको परमिशन किसने दी मेरे प्राइवेट विला में आने की और मेरा प्राइवेट मैटर में दखलंदाजी करने की? इसके आगे वह कुछ कहता कि जय दुपट्टे को अपने हाथ में घुमाते बोला, अरे हाँ हाँ, अगर हम लोग ना आए होते तो अब तक तुम्हें पता भी चल चुका होता कि चोली के पीछे क्या है। वैसे चोली के पीछे क्या है आज तक वह किसी को पता नहीं चला, पर अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम हमें बता सकते हो। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तंश आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। वह कुछ बोलना चाहता था, मगर जय की इस तरह बोलने से उसके कान लाल हो गए थे, पर वह उसके चेहरे से दिख नहीं रहा था कि उसे शर्म आ रही है। वह गुस्से से अमायरा को देख रहा था। मिस्टर जिंदल आसपास देखते हैं। उसके बाद उन्होंने शैतान स्माइली को देखते हुए अपनी कड़क आवाज़ में कहा, स्माइली, तुमने दादू को झूठ कहा कि तुम्हें किडनैप कर लिया गया है? तुमने ऐसा क्यों कहा? स्माइली रोनी सुनत बनाकर तंश की तरफ इशारा करके बोली, क्योंकि डैडी ने बोल मम्मा को किडनैप करके ले आए थे। मिस्टर रायचंद, जिन्होंने अमायरा का हाथ पकड़ा हुआ था, वो अमायरा को घूरते बोले, अमू चलो, या फिर तुम्हारे पति देव को और भी डांस बाकी है जो वह हमें दिखाना चाहता है। तंश दांत पीस लेता है। तभी जय तंश को छेड़ते हुए बोला, अरे अंकल जी रुकिए, तो अभी तो पता ही नहीं चला कि चोली के पीछे क्या है, आप ऐसे कैसे चले जाएंगे? तंश जय को एक पंच मारते बोला, शट अप जय। जय भले ही चुप हो गया, मगर वह आंखों ही आंखों में अभी भी तंश को घूर रहा था। वहीं शुगर मिस्टर रायचंद के साथ देते हुए हमारा को दूसरे हाथ को पकड़कर बोली, अंकल जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ। ये शैतान लड़का बिल्कुल भी अमू बेबी के लायक नहीं है। मैं तो कहती हूँ अभी डाइवोर्स करा दीजिए इसका। अमायरा और तनिष दोनों साथ में शुगर को देखते हैं। तनिष भी उसे घूर रहा था। तनिष शुगर के हाथ को पकड़कर उसे अपनी तरफ करते हुए उसको वार्निंग भरे अंदाजी में बोला, अपना मुंह बंद रखो समझी, तुमसे किसी ने राय नहीं मांगी है। शुगर पहले तो उसे गुस्से में देखती है, मगर फिर उसे कुछ सोचकर उसके कंधे को अजीब तरीके से छूते हुए बोली, हाँ तो तुम ही अपनी राय दे दो। दो आंख मारकर उसे छोड़ रही थी। उसके इस तरह टच करने से तनिष के दिमाग में शॉर्ट सर्किट होने लगते हैं और वह जल्दी से शुगर को खुद से दूर धक्का दे देता है और गुस्से में उसे देखने लगता है। तनिष का सारा मामला समझ चुका था। वहीं तंश और जय भी, वह सब स्माइली का किया धरा है जो इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं। तंश अपना हाथ बांधकर सभी आदमी और ऑफिसर्स को वार्निंग देकर बोला, मैं सिर्फ 3 सेकंड तक का वेट करूँगा। अगर यहाँ से सभी गायब नहीं हुए तो जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप सब होंगे। तंश काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। वहाँ जितने भी जूनियर आर्मी ऑफिसर्स थे
वे सभी डर से ऐसे गायब हो गए जैसे वो यहाँ थे ही नहीं। अब वहाँ पर सिर्फ मिस्टर जिंदल, चीफ, मनीषा, श्रद्धा, स्माइली, जय, मिस्टर रायचंद एंड मिसेस रायचंद बचे थे। तभी तनिष्क शुगर को घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, अब क्या आप सबको जाने के लिए इनविटेशन कार्ड दूं मैं? मिस्टर जिंदल और चीफ एक दूसरे को देखते हैं। तभी स्माइली जल्दी से मिस्टर जिंदल के हाथ को पकड़कर बोली, दादू आप अपने चाबुक से डैडी नंबर 4 को मारिए। आपको पता है उन्होंने कुल मम्मा को बहुत डांटा था और उन्हें स्माइली से मिलने के लिए नहीं दिया था। डैडी ने भी डांटा था और दोनों को मारना है, वही अच्छी लायक है। वह गुस्से में तंश को देखती है। उसके बाद मिस्टर रायचंद का हाथ पकड़कर खुश होकर बोली, नानू हम आपके साथ चलेंगे। डैडी तो मम्मा को डांटते हैं, हम मिलकर मम्मा के लिए नया डैडी ढूंढेंगे। स्माइली तो मासूम थी, उसे नहीं पता कि क्या कह रही थी। तभी तंश को समझ नहीं आया कि वह मनीषा के सामने इस वक्त क्या करे, क्योंकि उसने अभी तक अमायरा को सच नहीं बताया था। मिस्टर रायचंद अब यह सुनते हैं कि तंश ने अमायरा को डांटा तो वह गुस्से से अमायरा से बोले, क्या अभी भी तुम्हें यहाँ रहना है? मेरे साथ वापस चलो। अमायरा मुंह फुलाते हुए तंश को देखती है। उसे उससे नजरें फेर लेता है। अमायरा को यह बहुत अजीब लगा। फिर श्रद्धा को बहुत अच्छा लग रहा था कि तंश अमायरा से नजरें फेर लेता है। वह एटीट्यूड के साथ मिस्टर रायचंद के पास गई और अमायरा की तरफ इशारा करके बोली, वह आपकी बेटी बेशर्म बेटी ही है जो तंश से चिपकी हुई है, पर तंश को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर अमायरा ना होती तो अब तक मेरी और तंश की शादी हो चुकी होती। यह सुनकर मिस्टर रायचंद हैरान थे। तभी मिस्टर जिंदल मनीषा को घूरते बोले, मनीषा बेहतर होगा बाहर वालों को संभाल कर रखो। मनीषा मुस्कुराते बोली, मुझे लगता है श्रद्धा बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी अमायरा तंश के लायक नहीं है। वे एक गांव में पड़ी बड़ी है, उसकी इमेज बहुत खराब है। कॉलेज में भी वह कई लड़कों के साथ फ्लर्ट करती है और हमेशा तंश के लिए मुश्किलें बढ़ा कर करती है और तंश हर बार बचाता है। अगर वह लड़की तंश के साथ रही तो तंश को जिंदगी भर बर्बाद हो जाएगी और श्रद्धा तंश के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। साल पहले जब तंश की एंगेजमेंट हुई थी, मैं तब से चाहती थी कि श्रद्धा तंश की बीवी बने, मगर आपने किसी और के साथ उसकी एंगेजमेंट कर दी थी। मनीषा इससे पहले कि आगे कुछ कहती, उससे पहले मिस्टर रायचंद जो सगाई की बात सुनकर हैरान हो चुके थे, वे एकदम से मिस्टर जिंदल को देखते हैं। अपने पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। उनके सगाई वाली बात सुनकर तो हर कोई मनीषा को गुस्से से देख रहा था, क्योंकि मिस्टर रायचंद को इस बारे में कुछ नहीं पता था। मिस्टर जिंदल गुस्से से बोले, मनीषा अपना मुंह बंद रखो। मनीषा मिस्टर रायचंद के एक्सप्रेशन देखकर समझ गई कि उन्हें कुछ नहीं पता, तो डेविल स्माइल करके बोली, मुझे चुप कराने से क्या होगा, सच तो नहीं बदलेगा। और मिस्टर रायचंद को देखकर लग रहा है कि आपने उन्हें बिल्कुल नहीं बताया था कि तंश की एंगेजमेंट हो चुकी थी और बहुत जल्द शादी भी होने वाली थी, पर उसके अब अपाहिज होने के कारण वह लड़की उसे छोड़कर चली गई। आपने भी क्या खेल खेला है, एक 20 साल की जवान लड़की को तंश के गले में बांध दिया, जबकि आपको अच्छे से पता है कि अभी तक तंश का पैर ठीक नहीं हुआ। मिस्टर रायचंद एक के बाद एक झटका लग रहा था। वे न चाहते कि तंश को देखने लगे, चाहते भी। मिस्टर रायचंद के चेहरे पर इस वक्त गुस्सा झलक रहा था। वह मिस्टर जिंदल को देखकर बोले, मिस्टर जिंदल, आपको नहीं लगता आपने मुझे धोखा दिया है? आपने शादी से पहले मुझे ना तो यह बताया कि तंश की पहले एंगेजमेंट हो चुकी है और ना ही ये बताया कि उसके पैर में कोई प्रॉब्लम है। आपने मुझे यह भी नहीं बताया कि आपका बेटा इतना ज़्यादा सनकी और गुस्सैल है कि वह किसी की भी एक सेकंड में जान से मार सकता है। क्या आपको लगता है कि इतना कुछ होने के बाद मैं अमायरा को इसके साथ रहने दूंगा? मिस्टर जिंदल उन्हें समझाते बोले, मिस्टर रायचंद, ऐसा कुछ भी नहीं है और वह बीती बातें थी। मैंने तो तंश को फोर्स किया था वो एंगेजमेंट करने के लिए, वरना। मिस्टर रायचंद उन्हें हाथ दिलाकर रोकते हुए गुस्से में बोले, पर आपने वह बात छुपाई। यही नहीं, एक लड़की को भी लाकर खड़ा कर दिया ताकि वह तंश से शादी कर सके। आखिर आपके बेटे और कितनी शादी करनी है? कभी उसके साथ बांध दिया,
कभी उसके साथ बांध दिया, कभी उसके साथ बांध दिया। 3 बार ऐसा हो चुका है। मेरे ख्याल से वह अभी भी बच्चा ही है जो खुद के फैसले नहीं ले पा रहा है और डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसे किसके साथ रहना है। चाहे जो हो जाए, मैं अब अमायरा को यहाँ नहीं रहने दूंगा। इतना कहकर वे अमायरा को जल्दी से अपने साथ ले जाने लगते हैं। अमायरा उन्हें समझाते हुए बोली, डैडी सुनिए तो, आप तंश को ऐसा नहीं कर सकते। उसे बस चोट ही तो लगी थी। मुझे इस बारे में पता है। तंश ने पहले ही वो सब। मगर इस बार मिस्टर रायचंद बहुत गुस्से में थे। वे गुस्से में बोले, अमायरा मुझसे आर्गुमेंट मत करो। अब तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया। अमायरा चुप हो गई। उसने सोचा वह घर जाकर अपने डैडी को समझा लेगी। वह मुड़कर तंश को देखते हुए बोली, तंश तुम तो कुछ बोलो। तंश कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप खड़ा था। उसकी बस मुट्ठी बंद थी और आंखें लाल थीं। उसने अपनी नज़रें फेर ली और पर अमायरा को नहीं रुका। ये चीज़ अमायरा को फिर से हर्ट कर गई। इस बार उसके दिल में ज़्यादा दर्द हुआ। अमायरा के पीछे पीछे स्माइली भी भाग जाती है। मिस्टर रायचंद अमायरा को कार में बैठने का इशारा करते हैं। अमायरा के चेहरे पे परेशानी के भाव थे। वह उन्हें समझाते हुए बोली, डैडी मेरी बात तो सुनिए। मिसेस रायचंद तो पहले ही बाहर आ गई थी। वह भी इस बार थोड़े गुस्से में थी। वह अमायरा का हाथ पकड़ बोली, हम तुम्हारे लिए ही कार कर रहे हैं सब, मगर दामाद जी को तुम्हारी फिक्र होती तो वह खुद आएंगे तुम्हें लेने। देखो अभी उन्होंने तुम्हें रोका नहीं, इसका मतलब साफ है कि उसे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यह उसके आगे कुछ कहती तभी स्माइली अमायरा के पैरों में लग गई और मिस्टर रायचंद को मासूम नजरों से देखते हुए बोली, नानू आप इस्माइली को अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। इस्माइली को मम्मा के पास लेना है। मिस्टर रायचंद फिर से इस्माइली के चेहरे को गौर से देखते हैं। उन्हें उसकी आंखें बिल्कुल अमायरा जैसी लग रही थी, बड़ी बड़ी और मासूम। वह खुद को यह सोचने से रोक नहीं पाए कि जब अमायरा छोटी थी और गायब होती तब वह इस्माइली जैसी ही लगती थी। कुछ सोचकर वह इस्माइली को भी लेकर अपने साथ चले गए। वहीं विला के अंदर मिस्टर जिंदल मनीषा के सामने खड़े होकर बोले, तुम्हें क्या लगता है तुम मनमानी कर सकती हो? तुम बस एक बाहर वाली हो। हमने तुम्हें अपना समझा पर तुम तो। मनीषा बीच में बोली, मैं ऐसी नहीं थी, आप सबने मुझे ऐसा बनाया है। फिर वो तंश को इमोशनली ब्लैकमेल करके बोली, तंश मैं तुम्हारा हमेशा से अच्छा चाहती थी। देखा नहीं तुम्हारी सच्चाई जानकर कैसे उस लड़की चली गई। अगर वह तुमसे प्यार करती और उसे तुम्हारी फिक्र होती तो वह तुम्हारे पास होती, पर वो नहीं है। वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम उस लड़की के साथ इतना खुश क्यों लग रहे थे? क्या हॉस्पिटल में जो हुआ वह सब बस एक दिखावा था? तंश कुछ नहीं बोला। वह अभी भी चुपचाप खड़ा था और बाहर की तरफ देख रहा था। तभी तनिष सिचुएशन को संभालते हुए बोला, मैंने ही अमायरा को यहाँ बुलाया था ताकि वह तंश से बात कर सके और दोनों की लड़ाई खत्म हो सके, लेकिन आपके कारण सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो गई। श्रद्धा मुंह बनाकर बोली, तो फिर वह डांस किया था? जय उसे उंगली दिखाकर बोला, बाहर वालों को हमारे घर के मामले में बोलने का कोई हक नहीं है। श्रद्धा दांत पीस लेती है। कोई कुछ कहता उससे पहले ही तंश गुस्से में बोला, गार्ड्स। गार्ड्स डरते हुए वहाँ पर आकर खड़े हो गए। फिर तंश उन्हें ऑर्डर देता है, मुझे मेरे घर में कोई नहीं चाहिए, मुझे ह्यूमंस पसंद नहीं है। इतना कहते हुए गले गुस्से से स्टडी रूम में चला जाता है। उसके इस बिहेवियर से मनीषा भी गुस्से में आ गई थी, पर वह खुश थी कि अमायरा जा चुकी है। उन्हें यकीन नहीं था कि मिस्टर रायचंद उसे आने नहीं देंगे। उसे यकीन था कि मिस्टर रायचंद उसे आने नहीं देंगे। वह डबल स्माइल करते हुए विला से बाहर चली गई। मिस्टर जिंदल भी उसके पीछे पीछे आ गए। वह मनीषा को रोकते हुए बोले, मनीषा अपने काम से काम रखो। मनीषा गुस्से से बोली, पहले भी मैंने अपने काम से काम रखा था, पर आप सबके कारण मैं जिस लड़के को प्यार करती थी वह मुझसे दूर हो गया और आपके बेटे तंश ने किया उसकी दोस्ती की साइड ली और मेरी नहीं।
जबकि मैं उससे इतना प्यार करती थी, अपना बेटा माना था मैंने उसे। उसने क्या किया, पिया का साइड लिया और अब तो उसने उसकी सगाई केवल से कर दी, यह जानने हुए भी कि मैं केवल से कितना प्यार करती हूँ। सालों पहले मुझे विलेन बना दिया, पर असली विलेन तो वह पिया थी। आज उसकी आंखों में आंसू थे और आंखों में नफरत। मिस्टर जिंदल उन्हें समझाते बोले, मनीषा, तंश ने उसकी सगाई नहीं कराई है, वह पिया ही थी जिसने केवल से सगाई कर ली। अगर उन्हें गलतफहमी है तो जाकर केवल से बात करो। इन सब में तंश को मत घसीटो। ना तो तंश की गलती पहले थी और न ही अभी है, उसे अकेला छोड़ दो। पर तुमने आज जो किया वह सही नहीं था। इतना कहते हुए उसकी नज़र गेट के पास खड़े केवल के ऊपर गई। वह केवल की तरफ इशारा करके दांत पीस कर बोले, यह नहीं, ये वही है ना जिससे तुम प्यार करती हो? तो जाओ और उसी के हाथ साथ बैठकर अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करो। मेरे बेटे को बीच में मत लाओ इन सब में। मनीषा केवल की तरफ देख रही थी, जो एक्सप्रेशनलेस भाव से खड़ा था। शुगर उसके पास भागते हुए आई और मुंह बनाकर बोली, वो घटोत्कच तनिष्क, उसका भाई भी उसकी तरह ही घटोत्कच है। उसको जिंदगी में कभी भी खुशी से नहीं जीने दूंगी, कहकर मुंह बनाती और केवल के साथ जाने लगती है। वहीं शुगर को केवल के साथ देखकर मनीषा उसे गलत समझ लेती है। वह डबल स्माइल करके बोली, मैं भी किस लड़के के लिए सालों पहले पागल थी, जो आए दिन नई नई लड़कियों के साथ घूमता रहता है, ब्लडी बास्टर्ड। श्रद्धा कोने में खड़ी होकर अपना ही प्लान बना रही थी, क्योंकि उसे जबरदस्ती गार्ड्स ने बाहर निकाल दिया था। वही स्टडी रूम में तंश खिड़की के पास खड़ा था, बाहर अंधेरे को देख रहा था। उसके आसपास का माहौल बहुत ही ज़्यादा सर्द था। तभी तनिष्क और जय उसके पास आ गए। जय चेयर पर आकर बैठ गया, मुंह बनाकर बोला, हो गया बंटा धार। अरे क्या ज़रूरत थी नाचने की, और वह भी दुपट्टा लेकर चोली के पीछे क्या है? तुमने तो हम लड़कों की भी नाक काट दी। उस मनीषा डायन ने भी देख लिया। अब उसे लग रहा होगा कि तुम ड्रामा कर रहे थे। कुछ तो करना पड़ेगा। अभी तो हम वह वीडियो नहीं ले पाए और ना ही वह फोटो। एक बार वह हाथ लग जाए फिर हम उन्हें बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। और वह श्रद्धा चुड़ैल तो और भी, उसने तुम्हारी ज़िंदगी में आग लगा दी है। तुम्हारे ससुर जी, जो तुम्हें वैसे भी पसंद नहीं करते थे, आज उन्हें एक मौका मिल गया है तुम्हें हमारा को दूर रखने का। तनिष्क चुपचाप बैठ गया था। वह शुगर के बारे में सोच रहा था, मगर फिर वह शुगर को अपने दिमाग से निकालते हुए तंश से बोला, अब तुम क्या करोगे? वैसे मानना पड़ेगा, लड़की में दम तो है। अपने पति के साथ साथ जेठ जी को भी नचा दिया। बच के रहना पड़ेगा, वरना क्या पता अगली मेरी ही और जय की ही बारी हो। तंश काफ़ी देर तक शांत रहा, फिर अचानक अपनी ठंडी आवाज़ में बोला, कल कॉलेज में सेमेस्टर के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, मैं उसे वहीं पर बता दूंगा सब। जैसे उसने यह कहा, जय फिर से मजाक के मूड में आ गया। वह अपने गले पर साफ करते बोला, नहीं, चोली के पीछे क्या है, कुछ तो होगा ना। और तुम्हारी बॉडी भी क्या कमाल की है, जब तूने यूँ शर्ट उतार कर स्टाइल में, तब तो मज़ा ही आ गया था। तंश गुस्से में पीछे मुड़ा और अपनी आस्तीन चढ़ाते हुए बोला, बताओ चोली के पीछे क्या था? इतना कहकर वह जय को पीटने के लिए आगे बढ़ा, मगर जय भागते हुए हॉल में आ गया। तंश उसके पीछे पीछे आया और उसे हॉल में ही लिटाकर पीटने लगा। तनिष्क भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। अब तीनों आपस में ही लड़ रहे थे, पर अचानक ही तीनों एक दूसरे के ऊपर गिर गए, जिससे उनके कपड़े अस्त व्यस्त हो गए। तभी कोई विला में अंदर दाखिल होता है और उनके गले को साफ करते हुए बोला, मैंने पहले भी कहा था, भाइयों के बीच करीब भी अच्छी है, पर इतनी नहीं। तीनों ने मुड़कर देखा, दरवाजे के पास हर्ष खड़ा था। हर्ष इन तीनों को इस तरह की फ़ोटो खींच लेता है। उन तीनों को देखकर कोई भी गलत समझ सकता था कि तीनों कुछ और ही कर रहे थे। वहीं तीनों लड़कों के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाते हैं। रात बीतने लगी थी। अमर अपने रूम में खिड़की के पास खड़ी थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह कुछ सोच रही थी और तंश को मन ही मन कोस रही थी। आखिर खुद को समझता क्या है वह गधा, लुच्चा, लफंगा, कान खजूरा। अब तो डैडी से झुककर उसे मिलना पड़ेगा, छुपकर।
और मनीषा आंटी का इलाज तो मुझे मिल गया है, उन्हें तो मैं अच्छे से बताऊंगी और साथ में इस केवल को भी। मुझे सारे राज छुपा के रखे हैं मुझसे। अगर शुगर ना होती तो मुझे कुछ भी पता ना चलता। इतना कहते ही वह बेड पर लेट गई और स्माइली सो चुकी। अब तक धीरे धीरे अमायरा भी सो गई। वही मिस्टर रायचंद की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपने स्टडी रूम में बैठे थे। उनके हाथ में इस वक्त 2 बॉल थे। वो दोनों बॉल को देखते हुए बोले, मेरा शक गलत नहीं हो सकता, पर एक बार मैं खुद को तसल्ली देने के लिए टेस्ट तो करवा ही सकता हूँ। इतना कहते ही उन्होंने उन बालों को पॉलीथीन बैग में रखा और फिर अपने सामने खड़ी एक परछाई को वह बैग देते हुए कहा, उसे ऑर्डर दिया, मुझे इनका डीएनए टेस्ट कल सुबह तक चाहिए। याद रहे, ये रिपोर्ट सिर्फ मेरे हाथ में ही लगनी चाहिए और किसी के भी नहीं। परछाई अपना सर झुकाते हुए चली गई। उसके जाने के बाद मिस्टर रायचंद अपनी आंखें बंद करके किसी गहरी सोच में चले गए। अगली सुबह अमायरा कॉलेज के लिए निकल चुकी थी। वह इस्माइली को भी अपने साथ लेकर गई थी। इस्माइली की किंडरगार्टन में छोड़ने के बाद वह अपने कॉलेज आ गई। उसका मुंह फूला हुआ था क्योंकि मिस्टर रायचंद ने उसके साथ अपने गार्ड्स भेजे थे ताकि गार्ड्स उसे तंज से मिलने से रोक सके। वह कॉलेज वॉशरूम में पहुंच चुकी थी। अचानक जेंट्स वॉशरूम का डोर ओपन हुआ और एक सख्त हाथ ने अमायरा की कलाई को पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। अगले ही पल जेंट्स वॉशरूम का डोर बंद हो गया। अमायरा बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गई क्योंकि वहाँ सब बहुत जल्दी हुआ था। अमायरा के पेट की दीवार से सटा दिया गया और कोई उसके बेहद करीब आ गया। अमायरा ने अपनी आंखें खोली। जैसे ही सामने देखा तो उसे तंज की गहरी आंखें नजर आईं। तंज ने एकदम से अमायरा को कमर से पकड़कर खुद से सटा लिया और अमायरा के हाथ उसकी कॉलर पर कस गई। अमायरा की आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। वहीं तंज उसकी कमर को पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है। तब अमायरा का चेहरा ठीक तंज के चेहरे के ऊपर था। माहौल अगले ही पल काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो गया था। तंज की गर्म सांसें अमायरा के चेहरे को छू रही थी और अमायरा को बेचैन कर रही थी। दोनों ही की धड़कनें बेकाबू सी होने लगी। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।